सोचिए, एक लड़ाई जो लड़ी तो गई भारत की जमीन पर उसकी वजह हजारों मील दूर यूरोप में थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले कर्नाटक युद्ध की। ये वो टकराव था जिसने आने वाले कल की तस्वीर साफ कर दी थी कि आखिर हिंदुस्तान पर राज करेगा कौन। और इस पूरे युद्ध की कहानी देखिए इन हाथ से लिखे नोट्स में छुपी हुई है। ये हमें उस दौर की घटनाओं का एक बिल्कुल सीधा, एक ऑथेंटिक नजरिया देते हैं। तो चलिए इन्हीं नोट्स का सहारा लेते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो हम इस पूरे वाक्य को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये यूरोप का झगड़ा भारत तक पहुंचा कैसे। फिर देखेंगे कि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कैसे किया। उसके बाद बात होगी सेंट थोमे की, उस एक लड़ाई की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में हम उस संधि को समझेंगे जिसने जंग तो खत्म की पर एक नई रेस शुरू कर दी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यूरोपीय संघर्ष, भारतीय भूमि। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई कोई अचानक से भारत में शुरू नहीं हो गई थी। नहीं, इसकी जड़ें तो हजारों मील दूर यूरोप में चल रहे एक बहुत बड़े झगड़े में थीं। तो हुआ ये कि यूरोप में छिड़ गया ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध। अब इस वजह से ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। और ये दुश्मनी ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, ये आग की तरह दुनिया भर में उनके ट्रेडिंग पोस्ट्स मतलब व्यापारिक ठिकानों तक फैल गई। भारत में भी यही हुआ। यहाँ दोनों ही कंपनियां मसालों और कपड़ों के व्यापार पर अपना दबदबा चाहती थीं और उनकी नज़र थी अमीर कर्नाटक इलाके। तो भारत में चिंगारी तब भड़की जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने फौरन उस इलाके के सबसे ताकतवर शख्स यानी कर्नाटक के नवाब से मदद मांगी। लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की बात को, उनके अधिकार को कोई तवज्जो ही नहीं दी और बस यहीं से ये टकराव होना लगभग तय हो गया था। अब अंग्रेजों के इस रवैये ने फ्रांसीसियों को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा। इस कहानी में आपको स्ट्रैटेजी, धोखा और टेंशन सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने एक बहुत ही जबरदस्त चाल चली। वो जानता था कि अंग्रेजों से सीधे टक्कर लेने के लिए और ज्यादा ताकत चाहिए होगी, तो उसने फौरन मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था उससे मदद मांग ली। और मदद आई भी, वो भी जोरदार। ला बुर्दो ने कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं बल्कि पूरे 3000 सैनिकों की फौज लेकर पहुंच गया। अब इतनी बड़ी ताकत के सामने मद्रास में बैठे अंग्रेजों के पास हथियार डालने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जीत के फौरन बाद फ्रांसीसी कमांडरों में ही आपस में ठन गई। ला बुर्दुने को तो बस पैसा कमाना था। वो 40,000 पाउंड की मोटी रकम लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस देने को तैयार था। पर डुप्ले के इरादे बड़े थे। उसकी नजरें भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करने पर थीं। खैर, आखिर में डुप्ले की ही बात मानी गई और मद्रास पर फ्रांसीसी कब्जा बना रहा। और अब कहानी में एक और नया मोड़ आता है। अब हारे हुए अंग्रेजों ने जाकर नवाब से गुहार लगाई। नवाब ने फ्रांसीसियों को हुक्म दिया कि मद्रास फौरन खाली करो, लेकिन डुप्ले ने साफ मना कर दिया। ये तो नवाब के अधिकार की सीधी सीधी बेइज्जती थी और इसका नतीजा, नवाब ने फ्रांसीसियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और इसी ऐलान के साथ हम पहुंचते हैं इस युद्ध के सबसे अहम मोड़ पर, सेंट थोमे का युद्ध। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये वो घटना थी जो हिंदुस्तान में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सवाल अब सीधा सा था, क्या मैदान में सैनिकों की गिनती मायने रखती है या फिर उनका अनुशासन और उनकी रणनीति? इस लड़ाई का जो भी नतीजा होता, वो इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए देने वाला था। और जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो फर्क देखकर कोई भी चौंक जाए। एक तरफ थी कैप्टन पैराडाइज की छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी, जिसमें मुश्किल से 1000 सैनिक रहे होंगे, और दूसरी तरफ नवाब की 10,000 सैनिकों की विशाल सेना, जिसकी कमान संभाल रहा था उनका बेटा महफूज खान। मतलब कागज पर देखें तो नतीजा बिल्कुल साफ था, है ना? लेकिन जो हुआ उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। नवाब की उस विशाल सेना को उस छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी ने बुरी तरह से रौंद डाला। और यही इस जंग का सबसे बड़ा सबक था। सेंट थोमे की लड़ाई ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी कि एक छोटी
डिसिप्लिन्ड और मॉडर्न हथियारों वाली यूरोपीय सेना भारत की कितनी भी बड़ी पारंपरिक सेना पर भारी पड़ सकती है। ये एक ऐसा सच था जिसने अगले 200 सालों के लिए हिंदुस्तान का मुकद्दर लिख दिया। अब सेंट थॉमे में फ्रांसीसियों की इतनी बड़ी जीत के बाद भी इस युद्ध का अंत भारत में नहीं बल्कि यूरोप में हुआ। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये कैसे हुआ और इसके नतीजे क्या निकले। विडंबना देखिए, भारत में लड़ी जा रही जंग का फैसला भारत के मैदानों पर नहीं बल्कि यूरोप के एक कमरे में बैठकर हुआ। 1748 में एक्स-ला-चैपल की संधि हुई जिसने यूरोप वाले ऑस्ट्रियाई युद्ध को खत्म किया, और जैसे ही वहां युद्ध खत्म हुआ भारत में भी लड़ाई अपने आप ही रुक गई। इस संधि की शर्तें भी बड़ी दिलचस्प थीं। फ्रांसीसियों को मद्रास अंग्रेजों को लौटाना पड़ा और बदले में उन्हें क्या मिला? उत्तरी अमेरिका में उनका एक किला वापस मिल गया। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे भारतीय जमीन का फैसला ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर एक मोहरे की तरह किया जा रहा था। लेकिन सुनिए, इस युद्ध का असली नतीजा जमीन का कोई टुकड़ा जीतना या हारना नहीं था। नहीं, सबसे बड़ा बदलाव तो सोच में आया था, एक परसेप्शन में आया था। यूरोपीय ताकतों को अब ये अच्छी तरह एहसास हो गया था कि वो मिलिट्री के मामले में कितने आगे हैं। तो आखिर में पहला कर्नाटक युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये एक तरह का ट्रेलर था, एक खुला प्रदर्शन था। इसने ये साबित कर दिया कि अब हिंदुस्तान में असली ताकत सैनिकों की गिनती में नहीं बल्कि मिलिट्री डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी में है। और यही वो सच्चाई थी जिसने यूरोपीय ताकतों के इरादों को पंख लगा दिए, और यहीं से भारत के मुस्तकबिल पर औपनिवेशिक दौर की वो लंबी छाया पड़नी शुरू हो गई।